तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता रखा है। तो फॉरेन ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। तो आप जो कैपिटल का एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं जो है फॉरेन ट्रेड। अगर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से या टेरिटरीज में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड का नाम देते हैं। और डिफिनेशन दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या होता है कि एक हमारा जो सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो किसी कंट्री के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है, एज वेल एज उस कंट्री की जो इनकम होती है, उसका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बिल्डअप करने में एज वेल एज उसको एनहांस करने में फॉरेन ट्रेड एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आगे बता रखा है, व्हाइल इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन प्रेजेंट थ्रू आउट मच ऑफ हिस्ट्री, इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हैज बीन ऑन द राइज इन रिसेंट सेंचुरीज। यानी कि जो पिछले कुछ हम सदियों की बात करें तो जो फॉरेन ट्रेड हम देख रहे हैं वो राइज कर रहा है, यानी कि उसका जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिसेंट टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रेड अपनी जो है उसका जो रोल है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो अज्यूम करता जा रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे मैं इंडिया की एग्जांपल दूं तो हमें पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किया तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज वेल एज डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें तो बढ़ी ही और हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बढ़ा है। तो फॉरेन ट्रेड का जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि थ्रू आउट मच ऑफ द हिस्ट्री से प्रेजेंट रहा, यानी कि पुराने समय से ही प्रेजेंट रहा है, लेकिन इसका जो सोशल पैरामीटर है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो रिसेंट सेंचुरीज में इंक्रीज हुई है। उसके बाद इसमें आगे है कुछ और चीजें हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स different currencies of different countries and is regulated by laws, rules and regulations of the concerned countries। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये जो बता रहा है कि एक, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो होता क्या है कि जो दो फॉरेन कंट्री जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो करेंसी है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल इंडियन की जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो रुपी है और जो अमेरिका की करेंसी है वो यूएस डॉलर है। तो ये जो करेंसीज है डिफरेंस होता है। तो यही आगे ये कह रहा है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड में हम ट्रेड करते हैं तो होता क्या है कि इसमें करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इज रेगुलेटेड बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंसर्न्ड कंट्रीज। तो जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे कंट्रीज के, वो गवर्न करेंगे फॉरेन ट्रेड को। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है जिसमें इंग्लैंड आता है, आपका फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ये सारी जो कंट्रीज आती हैं 27 कंट्रीज आती हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या है कि वहां पे उनके जो प्राइवेसी लॉज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है। तो प्राइवेसी लॉज जो उनके काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज वैसे जब आप लोग टीवी पर देखते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा कि फेसबुक से रिलेटेड या सोशल मीडिया साइट से रिलेटेड वो अपनी पॉलिसीज को बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लाते रहते हैं। तो जब फेसबुक अपना ट्रेड करेगा यानी कि अपना बिजनेस को एक्सपांड करेगा यूरोपियन यूनियन में, तो उसको यूरोपियन यूनियन के जो लॉज हैं, रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं उन सब का पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बता रखा है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें करेंसीज के साथ साथ जो भी कंट्रीज की
लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये बात हुई। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिफिनेशन दे रखी, कुछ ऑर्डर्स की यहाँ पे डिफिनेशन दे रखी। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रखे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके ट्रेड कर रहे हैं। आपको एक्सचेंज रेट का फ्लैक्चुएशन है, उसका आपको डर है। अगर बॉर्डर के अक्रॉस कोई वॉर हो जाती है तो उसका डर है। ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उन गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं और उसके बाद आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसमें एक लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, और कहीं आपका जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है वो बीच रास्ते में ना रुक जाए, वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट की बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, कस्टम क्लियरेंस आपको नहीं मिल सकता, ये सारी चीजें हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इसी वजह से मोर कॉम्प्लेक्स है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रीवियस डिफिनेशन में बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्न होते हैं, तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक ट्रेड या हम लोग जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं विद इन अ कंट्री। तो यहाँ पे वॉशरमैन एंड होल्टमैन की डिफिनेशन दे रखी है। ये कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो एक दुनिया है उसमें जितने भी रेजिडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, अगर आपस में वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज है उसको वो लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड है। तो सपोज करो कि अगर जितने भी अगर कोई एक इंडिया में आदमी बैठा हुआ है वो कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, ऑनलाइन परचेज कर रहा है अमेजोन पे, और पता चलता है कि वो प्रोडक्ट आ रहा है उसको किसी बाहर की कंट्री से, इंग्लैंड से आ रहा है या फिर अमेरिका से आ रहा है, जापान से आ रहा है, तो अल्टीमेटली तो उस जो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हो रहा है रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के हैं। सपोज करके आप मोबाइल फोन जब परचेज करते हैं तो जितने भी मोबाइल फोन से आज हमारे पास वो सारे फॉरेन ब्रांड के हैं, फॉरेन कंपनीज के हैं। तो आप तो अपने घर पे बैठे लैपटॉप के थ्रू या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आप बुक कर देते हैं, लेकिन जो आपका मोबाइल फोन आ रहा है वो कई सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करता हुआ आता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये एक डिफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद है एनाटोल मराड की यहाँ पे डिफिनेशन है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है हमारा, ट्रेड बिटवीन नेशंस, यानी कि कंट्रीज के बिटवीन जो ट्रेड हो रहा है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनाटोल मराड के जो डिफिनेशन है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो ओवरव्यू है या फिर जो उसकी डिफिनेशन यही है कि हम जब दो या दो से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड करते हैं वहां पे हम गुड्स का, कैपिटल का, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं या फिर हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का। सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड आपका जो अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जो बॉर्डर के बियॉन्ड हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो रिक्वायरमेंट क्यों होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, जैसा कि हमें पता है कि जो कोई भी कंट्री है उसकी जो डिमांड है, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी अपने आप अपनी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। उसको जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो डिमांड की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो कंज्यूम कर रही है, सर्विसेज अवेल कर रही है, तो उन सब चीजों का कोई भी कंट्री अकेले सप्लाई नहीं कर सकती, उनको प्रोड्यूस नहीं करती है। तो उस वजह से हमें फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना होता है या फिर हम कहें कि हमें उनसे ट्रेड करना पड़ता है। तो अब जैसे आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हम कपड़े दूसरे ब्रांड के पहनते हैं, हमारे जो शूज हैं वो दूसरे ब्रांड के होते हैं, मोबाइल फोन दूसरे ब्रांड के हैं, आपके घर में जो टीवी या एलईडी लगा हुआ है वो दूसरे ब्रांड का है, रेफ्रिजरेटर आप कोई दूसरा ब्रांड प्रेफर करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं कि अगर आप सपोज करो कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है
वो आपकी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाए, मैन्युफैक्चर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके इन पॉइंट्स की कि हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नीड क्यों होती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमें सिंपल सा पता है इकोनॉमिक्स का रूल कि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि आपकी जो कॉस्ट है पर यूनिट या आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जाती है। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। तो उसको आप जो कॉस्ट रिड्यूस है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर ये क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। कि जब आप एक लार्ज स्केल पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तभी आपको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो रिड्यूस जो है अवेल होती है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन इनेबल्स अ प्रोड्यूसर टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोड्यूसर का या किसी भी बिजनेसमैन का, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकूं। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो उसका पहला पॉइंट है कि हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। उसके बाद है यहाँ पे डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब बता रहा है कि आज के टाइम पे जैसा कि हम देखें कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि अपने लिए वो जो उसके प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, उसके जो कंजम्पशन के लिए वो अकेले जो है पूरा नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हमें फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसमें बता रखा है कि नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट, ऑल द countries have to enter into international trade to arrange for goods which they cannot produce at all or produce at a very high cost। तो आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, वो अगर आप हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है आपके लिए। तो आपको फॉरेन ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर कंपेरेटिव एडवांटेज का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज है आपका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये जो सारे हमारे कंपेरेटिव एडवांटेज, ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक कंट्री को उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिसमें उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है, यानी कि जिसमें वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है विद मिनिमम कॉस्ट। तो उसको डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी से रिलेट किया गया है कि आज के टाइम पे कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए उसको दूसरे कंट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंपोर्ट्स 4 to 5% ऑफ गुड्स ऑफ इट्स टोटल रिक्वायरमेंट्स। In the underdeveloped countries, the extent of imports is 50 to 60%। यानी कि जो इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हमें पता है कि वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आता है। तो उसके यहाँ पे जो इंपोर्ट का रेशो है, जो परसेंटेज है, वो काफी कम है, 4 to 5% का। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये इंपोर्ट का रेशो आपको हो जाता है 50 to 60%। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी कंजम्पशन पे जो भी है मोर देन 60% से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जो फॉरेन ट्रेड है, अगर ये फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो आज के टाइम पे हम जो ये चीजें देख रहे हैं, आपका स्मार्टफोन है, मोबाइल जो है, टीवी है, फ्रिज है, या फिर आपके जो दूसरे और प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें अवेलेबल नहीं होते। तो ये फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफिक फैक्टर्स। ज्योग्राफिक फैक्टर्स में क्या आता है कि
कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे उनका डोमेस्टिक ट्रेड सही से नहीं हो पाता है। अब जैसे कई आइलैंड होते हैं, तो आइलैंड में तो हमें पता है कि हम अपनी फैक्ट्रीज को ज्यादा जो है लगा नहीं सकते, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जो है जो दिक्कतें होती है वो चीजें होती हैं, और वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट की हमें वैरायटी अवेलेबल नहीं होती है। तो जो ज्योग्राफिक फैक्टर्स होते हैं वो किसी कंट्री को फोर्स करते हैं, उसको कंपेल करते हैं कि वो फॉरेन ट्रेड में एंटर करे। तो इसके अंदर बता रखा है कि कंट्रीज डिफर इन फैक्टर इंडाउमेंट। फैक्टर इंडाउमेंट यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, आप जिन रिसोर्सेस में रिच हैं, अब जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो ज्योग्राफिक, अगर इसका हम कंडीशन की बात करें, ज्योग्राफिक कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक पार्ट इसका प्लेन है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल है, गुड्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फ्रीली पीपल को मूव करवा सकते हैं, और इसके जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड की, जो कोई अगर हम ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें जिसमें हमें उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या फिर हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर कोल्ड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस इंडिया का जो ज्योग्राफिक फैक्टर्स है या जो इसका वेदर है वो काफी फेवरेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड ज्यादा है। तो जो आपके ज्योग्राफिक फैक्टर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो फोर्स करते हैं फॉरेन ट्रेड में एंटर करने के लिए। अब आगे बता रखा है, डाइवर्सिटीज इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस मेक अ कंट्री मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड अनदर कंट्री इन सम अदर कमोडिटी। तो जो अभी मैं कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहा था कि जो कंट्री जिस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकती है विद मिनिमम कॉस्ट, तो उसको उस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं, जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन से चिप्स हैं, आपकी जो माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड्स होती हैं, या आपके लैपटॉप के जो पार्ट होते हैं, हमें पता है कि सारे कहाँ मैन्युफैक्चर एंड असेंबल होते हैं, चाइना में होते हैं। तो चाइना ने अपनी ज्योग्राफिक कंडीशन, उसकी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको ऐसा डेवलप कर रखा है कि उसको कोई आज के टाइम में जो है कह सकते हैं हम कि टक्कर नहीं दे सकता है। तो ज्योग्राफिक फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। और दूसरे कंट्रीज के बात करें, अब जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि जो है हम लोग, जो हमारे यहाँ पे फार्मिंग होती है उसमें हम लोग काफी आगे हैं। कोई कुछ क्वेश्चन है किसी का? ओके, आगे मूव करता हूं मैं। तो जो इंडिया का हम लोग फार्मिंग के अंदर आगे हैं, तो जो राइस है, हमारा वीट है, इन चीजों को हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आप ट्रेड के अंदर डील करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर डील करते हैं, तो ये मैटर इररिलेवेंट हो जाता है कि आप किन चीजों का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं। वेदर आप क्या कहते हैं, फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप क्लोथ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप दूसरे मोबाइल फोन से, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। तो आपका जो ज्योग्राफिक फैक्टर्स है वो आपको किस चीज में बेनिफिट दिला सकता है और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आपको फॉरेन ट्रेड में ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ favorable natural conditions, India and Sri Lanka jointly produce about 87% of the world's tea production। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारा जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, जो वेदर है उसका, वो काफी फेवरेबल है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, या फिर बरसात, जो भी जिस टाइप के प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेटा भी हमें दे रखा है कि जो श्रीलंका, कैन यू रिपीट दिस पॉइंट? हेलो, यस सर, कैन यू रिपीट दिस पॉइंट? या मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया का हमारा ज्योग्राफिक फैक्टर है, जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसको किसी भी मौसम में प्रोडक्शन कर सकता है। अब जैसे हम लोग जूट की बात करते हैं, तो जूट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है,
हमें पता है कि उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जितने भी जूट के फैक्ट्रीज हैं वो पश्चिम बंगाल के साइड है या फिर जहां पे वाटर ज्यादा है वहां पे उनको सेटअप किया गया है। तो इंडिया में आप बरसात में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको गर्मी उसके लिए चाहिए कि उसको जो है गर्मी में प्रोड्यूस करना है, कोल्ड आपको जो है चाहिए, तो वो सारी जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है। और यहाँ पे जो डेटा दे रखा है कि इंडिया एंड श्रीलंका का जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो इतने फेवरेबल हैं कि वर्ल्ड की जो टी प्रोडक्शन है, जो चाय की खेती है, वो वर्ल्ड की 87% टी का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे जो इंडिया का टी का जो प्लांट्स है वो दार्जिलिंग में है, जैसा कि हमें पता है। वहां पे जो असम हो गया आपका, उधर क्या कहते हैं, और उधर आप मेघालय की तरफ चले जाए तो ये जो सारे हमारे टी गार्डन्स है ये मोस्टली उधर ही है, क्योंकि जो हमें कंडीशंस चाहिए होती है वो सारे उधर ही अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे है माइका इन इंडिया, जो आप जो वुडन आपकी जो क्या कहते हैं फर्नीचर्स हैं, आपकी टेबल्स हैं, कुर्सी हैं, तो जो आप सनमाइका लगाते हैं, माइका इन इंडिया, मैंगनीज इन सोवियत रशिया, ऑयल इन द अरब कंट्रीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये एग्जांपल हैं जो बता रखे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सनमाइका इन इंडिया हो गया, मैग्नीज इन सोवियत रशिया यानी कि रशिया में जो मैग्नीज होता है, और ऑयल इन दी अरब कंट्रीज, तो जो भी खाड़ी देश है उसमें उनका जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो क्या है, ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी जितने भी खाड़ी देश हैं ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो किसी कंट्री का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं वो गवर्न करेगा उस कंट्री के फॉरेन ट्रेड का, कि वो किस चीज में फॉरेन ट्रेड कर रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, कि आपकी जो है पॉपुलेशन में कितने एडल्ट्स हैं, कितने ओल्ड एज हैं, कितने आपके यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एज वेल एज उसके साथ साथ आप कौन सी पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, क्या आप सर्विस में इन्वॉल्व हैं, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो किसी कंट्री का ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी गवर्न करेगा हमारा फॉरेन ट्रेड का। तो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन गवर्न करता है किसी कंट्री के फॉरेन ट्रेड का। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया हैज स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो हमें पता है कि इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है आज भी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और हमारे यहाँ पे जो 70% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया में जो मेन सर्वाइवल का ऑक्यूपेशन है, या कहें कि हम उनका जो सब्सिस्टेंस का जो जरिया है वो एग्रीकल्चर ही है। तो फूड ग्रेन का हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं आपके फूड ग्रेन्स के साथ साथ आपके और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर होगी, ये सारी चीजें आती हैं आपकी। उसके बाद अब आगे एग्जांपल इसमें बता रखा है कि इंग्लैंड इज स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज एंड स्कैरसिटी ऑफ लैंड। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं आपके जितने भी, वो इंग्लैंड में उसको स्पेशलाइजेशन इंग्लैंड को हासिल है। तो ये एग्जांपल है कि आपका ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये जो हमारा, अगर मैं इन दोनों एग्जांपल को आप लोगों को एक बार दोबारा बताऊं कि हमारे इंडिया में फूड ग्रेन्स का एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चर का फीचर है वो
पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है और हमारी जो सोयल फर्टिलिटी है वो भी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव है। और दूसरा जो एग्जांपल है आपका इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, तो वहां पे उनका जो टेक्नोलॉजी है वो कैपिटल इंटेंसिव है, उनके यहाँ पे कैपिटल रिसोर्सेस ज्यादा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गए कि किसी कंट्री का ऑक्यूपेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक रोल प्ले करेगा फॉरेन ट्रेड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इसको डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरी में। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आपके प्रोडक्ट्स को ले जाना है, तो वो भी मायने रखते हैं कि आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल्स को आपको सोयल है, सैंड है, और उसके बाद यहाँ पे लोकलाइज्ड आइटम्स है, जैसे कोल है, आयरन है, मिनरल है, ये हैं। लोकलाइज्ड मटेरियल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेट लूजिंग मटेरियल लाइक सुगर केन एंड मटेरियल्स नॉट लूजिंग वेट्स लाइक स्टील, क्लॉथ, etc। तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अब इसमें हो क्या है कि हमारा जो इंडिया, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमें पता है कि इंडिया का जो रॉ स्टील है, जो स्पंज स्टील है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को। फिर उस स्टील को वर्ल्ड क्या करता है, उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं ऑयर्स होते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, किसी कंट्री में अगर रॉ मटेरियल अबंडेंस में है और किसी कंट्री में उसकी कमी है, तो उस रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इस वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें, सो दैट कि जिस कंट्री में हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहां पे प्रोडक्शन हो सके, तो हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे वेट लूजिंग मटेरियल जो हल्के हैं, जिसमें शुगर केन है आपका, और जो नॉट वेट लूजिंग जो मटेरियल्स है, इसमें आपका स्टील वगैरह हो गया, क्लोथ हो गया, और आपके आयरन हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो इसको वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट आगे बता रखा है। इंडस्ट्रीज यूजिंग रॉ मटेरियल्स losing weight and involving high transportation cost will be located at places where the raw material is localized। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल हमारा अवेलेबल है, कि जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो हमारा जूट की मैन्युफैक्चरिंग है या जूट का जो प्रोडक्शन है, वो उन्हीं एरियाज में जूट की फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है जहां पर वाटर की अबंडेंस में जो है क्या कहते हैं फैसिलिटी अवेलेबल हो। क्योंकि जूट में जो है वाटर हमें बहुत हैवी जो है क्वांटिटी में चाहिए होता है, क्योंकि आपको उसको जूट का जो फाइनल स्टेप है उसको बार बार आपको चेंज करना पड़ता रहता है, उसको आपको सुखवाना भी है, फिर उसको आपको दोबारा से गीला करना है। तो जो फाइनल एक जूट की रस्सी या जो जूट का आपका जो कट्टा वगैरह होता है या थैले वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इसमें यही बता रखा है कि industries using raw materials losing weight and involving high transportation cost will be located at places where the raw material is localized। तो जो हमारी स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, तो वो ज्यादातर छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और उड़ीसा, इन्हीं एरियाज में सेटअप है। क्यों सेटअप है? क्योंकि जो स्टील प्लांट्स के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आयरन जो या आयरन की फैक्ट्रीज है, वो सारी इन्हीं छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार का कुछ पार्ट हो गया, और ये जो सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो हमारे खनिज हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, वो ज्यादा है। तो इसी वजह से आपका कोल फैक्ट्रीज भी वहीं उन्हीं एरियाज में इस्टेब्लिश कर रखा है। क्यों इस्टेब्लिश कर रखा है? इस पॉइंट के कारण कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें लगेगी अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और दूसरा बात जो है उसमें उनका वेट बहुत ज्यादा है, तो जो क्वांटिटी है उतनी हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें बता रखा है कि एट द इंटरनेशनल लेवल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फ्रीली मोबाइल बिकॉज दे इन्वॉल्व
हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आपका लैंड है, लेबर है आपका, या कैपिटल है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अब जैसे लेबर की बात करूं तो हमारे इंडिया में क्या है, जो है लेबर अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लेबर अबंडेंस में जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके इजिली मोबाइल नहीं है, उनको आप एक जगह से दूसरे जगह इजिली जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे अभी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लॉकडाउन का। लॉकडाउन में हमने क्या देखा, मार्च के एंड में हमने देखा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सब इकट्ठा हो गए बस टर्मिनस आनंद विहार दिल्ली में अपने अपने घर जाने के लिए। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठे हुए, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिटीज में, जिन सिटीज में काम कर रहे हैं उन सिटीज से या बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे लेबर की जो शॉर्टेज है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये सारे ठप हो जाएंगे। तो जो लेबर है आपका एक रोल प्ले करता है, या फिर आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो इजिली उनको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा, डिपेंडेंट वहां पे होना पड़ेगा, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद है कंपेंसेटिंग प्रोडक्शन। कंपेंसेटिंग प्रोडक्शन से मतलब है हमारा कि कई कंट्रीज में होता क्या है कि किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बहुत कम होता है और कई कंट्रीज में उस चीज के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जिस कंट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है उस कंट्रीज के प्रोडक्शन को कंपेंसेट करने के लिए कि वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें, हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे हम लोग फॉरेन जो है प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज को अवेल करते हैं, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है जितने भी आज के टाइम पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो नहीं होती है। तो देयर इज always a need for international trade because the countries have different capabilities and they specialize in producing different things। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज वेल एज फूड ग्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करता है, तो इंग्लैंड जो है कैपिटल गुड्स का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है अपनी कंपेरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज कर सकें, तो वो चीजें हमें होती हैं थ्रू फॉरेन ट्रेड के। आगे इसमें बता रखा है कि कंपेंसेट फॉर व्हाट दे डू नॉट प्रोड्यूस दे हैव टू इन्वॉल्व इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जो जिस चीज का वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए उनको फॉरेन ट्रेड का जो है रिक्वायरमेंट होगी, उनको फॉरेन ट्रेड लेना पड़ेगा। इसमें आगे एग्जांपल दे रखा है, ऑल द कंट्रीज हैव ऑयल रिसोर्सेज, not all the countries have oil resources, the rest of the countries import oil from the oil producer। तो अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया खाड़ी देशों का, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, इनके यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज अबंडेंस में है। तो जितने भी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज हैं वो लोग इनके यहाँ से ऑयल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करती हैं। तो फॉरेन ट्रेड आपको जो प्रोडक्शन आप जिस चीज का नहीं कर रहे हैं उसको कंपेंसेट कर रहा है कि आप जिस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप फॉरेन ट्रेड के थ्रू उस चीज को आप कंज्यूम कर सकते हैं थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करके। तो ये बात हो गई कि हमें फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? तो अभी हम लोगों ने 6-7 पॉइंट डाउट डिस्कस किए नीड फॉर फॉरेन ट्रेड में। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो? नो सर। No, sir. जी,
अब आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है उसका फीचर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है और डायरेक्शन कैसा है। तो फीचर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि हम कितने क्वांटिटी में ट्रेड को कर रहे हैं, यानी कि हमारी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है ट्रेड की, तो वो वॉल्यूम है। उसके बाद कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपकी फॉरेन ट्रेड में कौन कौन सी कमोडिटीज इन्वॉल्व है, कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट में कौन कौन सी कंट्री जो है कमोडिटीज इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का मतलब कि आपकी जो ट्रेड की वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में वो कितनी है। कंपोजिशन का मतलब आपकी ट्रेड में कौन कौन सी कमोडिटीज इन्वॉल्व हैं। एंड डायरेक्शन का मतलब कि आप किन किन देशों से ट्रेड कर रहे हैं। तो इन सबका एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो फीचर्स है वॉल्यूम का। तो सबसे पहला इसमें क्या आया कि हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसका इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम है। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, इसमें 2-3 पॉइंट्स में बता रखा है डेटा के साथ। तो सबसे पहले इंडिया फॉरेन ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि जैसा कि हमें पता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, फॉरेन कैपिटल की अपॉर्चुनिटीज है, इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज है, आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटीज है, आपकी कैपिटल जो टेक्निक्स हैं, जो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें आपके यहाँ अवेलेबल होती हैं। आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर से कंपनियां आके आपके देश में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको अवेल होते हैं जब आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। अभी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंडिया का वॉल्यूम है उसका क्या क्या फीचर्स है, या फिर मैं दूसरे अगर शब्दों में कहूं तो इंडिया जो फॉरेन ट्रेड कर रहा है उसका क्या फीचर्स है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला इसमें है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ग्रॉस नेशनल इनकम में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे बता रखा है कि हमारा वैल्यू कैसे नेशनल इनकम की जो है वो इंक्रीज हो रही है। इन 1990-91 में शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट इन नेट नेशनल इनकम वाज 17%, which in 2006-07 rose to 25%। तो 1990-91 में आपका जो फॉरेन ट्रेड का शेयर था आपकी नेशनल इनकम में 17% का था, वो 2006-07 में बढ़ गया 25%। तो आपकी जो नेशनल इनकम हो रही है उसमें आपका फॉरेन ट्रेड का 25% कंट्रीब्यूशन है। 2007-06-07 में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारे 14% थे एंड 21% रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि आपने जितनी भी आपकी कंट्री की पूरी जीडीपी हुई उसका 14% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था और 21% इंपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन था। तो 1990-91 में आप जहां पे 17% फॉरेन ट्रेड का रोल था आपकी जीडीपी के अंदर, आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम के अंदर, वो 2006-07 में बढ़ता है आपका 25%। तो जब इसका शेयर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस की बात है कि आपका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है कंट्री की वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे बात कर लेता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, ये मैंने ईयर वाइज इसको लिख रखा है। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो आपका ट्रेंड्स इन बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला जो टॉपिक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये 1950 से लेके 2015-16 तक का ये डेटा है कि हमने एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, उसके बाद ट्रेड बैलेंस आपका क्या रहा, कि आपका ट्रेड बैलेंस से मतलब है कि अगर आपका यह ट्रेड बैलेंस माइनस में है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में है।
जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूं अभी, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ और भी आइटम्स आते हैं, जिसमें आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर से गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर मिलते हैं, आपके फॉरेन ऐड मिलते हैं, ये सारी चीजें और भी जो है आपके फॉरेन रिमिटेंसेस है, जो आपके यहाँ के जो है लोग जाके बाहर काम करें, वो जब रिमिटेंसेस यहाँ पे सेंड करते हैं तो वो सारी चीजें आती हैं, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ जो है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है मेरे को 1950 से लेकर 2015-16 तक का डेटा दे रखा है कि मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैसा उसका ट्रेड रहा है। तो जितने भी ईयर्स का हम लोग देखते हैं डेटा, उसमें हम ज्यादातर देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव रहा है। इस वाली स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि हमें ईयर वाइज दे रखा है, इसमें काफी डिटेल में हम लोग नहीं जाते। आगे हम लोग इसको एक और सिंपल फॉर्म में इसको ड्रॉ कर रखा है। तो ट्रेड बैलेंस आपका ये पूरा ईयर वाइज दे रखा है मेरे को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वॉल्यूम दे रखा और उसका पूरा बैलेंस दे रखा कि मेरा ट्रेड बैलेंस कितना था। तो ये जैसे 2014 एंड 15 में दे रखा है बैलेंस, ये अप्रैल टू दिसंबर तक का दे रखा है, और ये पी है जो ये प्रोविजनल है कि प्रोविजनल एस्टिमेट का। तो यहाँ पे जितने भी एब्रिविएशंस मैंने यूज रखे हैं वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2014 और 15 में हम लोग अगर देखें अप्रैल टू दिसंबर तक का, तो यहाँ पे हमें जो ट्रेड बैलेंस हमारे डेफिसिट में है 6,69,111 करोड़ रुपए का। तो ये हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में रहा है ज्यादातर ईयर्स में। लेकिन जब हम इसको प्लान वाइज करेंगे कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कैसा था, सेकंड 5 ईयर प्लान में कैसा था, तो वहां पे एक दो प्लान में हमें हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव मिलेंगे। उस पॉजिटिव क्यों मिलेंगे, उसका रीजन भी उन्हीं पे जो पॉइंट्स है वहां पे हमें मिल जाएगा। क्योंकि कई 5 ईयर प्लान में हुआ क्या कि हमने इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, और कई बार हमने अपने एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू उसको प्रमोट किया, उसको एनहांस किया, और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसको हमने थोड़ा और एनहांस किया। हमने अपने जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज था वो तैयार किए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा 1-2 5 ईयर प्लान में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें पॉजिटिव मिलता है। तो आगे मूव करता हूं मैं। अब यहाँ में कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन का मतलब, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपके ट्रेड में आप जो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का कंपोजिशन दे रखा है 2014 एंड 15 में इंडिया के जो जितने भी एक्सपोर्ट किया तो उसका कंपोजिशन दे रखा है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया इंडिया ने 19.4%, यानी कि या दूसरे अगर इसको वर्ड्स में कहूं कि जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल आपको जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें से डिफरेंट कमोडिटीज का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या परसेंटेज है। तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं 19.4%, जेम्स एंड ज्वेलरी 13%, एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 12%, टेक्सटाइल्स एंड एलिड प्रोडक्ट्स, आपके जो कपड़े हैं टेक्सटाइल्स हैं उनका आप 11.6% कर रहे हैं, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 10%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 8.5%, मशीनरी जो आपकी हैवी मशीनरीज हैं उसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 6.3%, एंड अदर्स, बाकी ये 3 आइटम्स के अलावा जो आइटम्स बच गए वो है आपके 19.1%। तो कंपोजिशन का सिंपल मतलब होता है कि मेरे ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं और उनका कितना परसेंटेज है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। आगे मैं मूव करता हूं। अब परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड दे रखा है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो कैसा है, कि जो उसका वर्ल्ड ट्रेड में उसका क्या रेशियो है। तो हमारा जो इंडिया का इसमें बता रखा है शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इन वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन डिक्लाइनिंग। तो हमारा जो शेयर है जितना भी, अब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का मतलब है कि हम जितना भी वर्ल्ड में पूरा ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, अगर उन सब का हम
ट्रेड काउंट करें, उन सब के ट्रेड को हम इवेल्युएट करें, एस्टिमेट करें, और उन एस्टिमेटेड ट्रेड में हम इंडिया का शेयर देखें कि इंडिया कितने परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उसको हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड, यानी कि शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, कि वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का परसेंटेज क्या है, कि इंडिया कितने परसेंट टोटल वर्ल्ड ट्रेड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज बीन डिक्लाइनिंग। ये कैसे डिक्लाइन हो रहा है कि यहाँ पे डेटा दे रखा है 19 में इंडिया शेयर इन टोटल इंपोर्ट ट्रेड ऑफ 1% and in what trade it was 2%. 1950 एंड 51 में हमारा जो इंपोर्ट का ट्रेड, Sir, can you repeat this point? इंपोर्ट हुआ। Sorry, sir, for disturbing. No, it's all right. आपके डाउट्स हैं, आपको ये क्लास का जो हमारा पर्पस यही है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ कि हम अगर शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड की, शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इन वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड में इंडिया का कितना शेयर है, उसको हम कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फॉर इंडिया, या फिर शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। समझ में आया? यस सर। हेलो, समझ में आया आपको? Yes, sir. तो ये हम देख रहे हैं, तो हमारा इंडिया का कितना शेयर है टोटल वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड बता रहा है वो डिक्लाइनिंग है। कैसे डिक्लाइनिंग है? इन 1950-51 इंडिया शेयर इन टोटल इंपोर्ट ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड वाज 1.8%, यानी कि 1950 एंड 51 में जितना भी वर्ल्ड के अंदर इंपोर्ट हुआ, उस इंपोर्ट में जो इंडिया का शेयर था वो 1.8% था। यानी कि एक टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट में इंडिया ने 1.8% का इंपोर्ट किया, सिंपल वर्ड्स में। और उसी तरह एक्सपोर्ट में कितना था? 2%। तो टोटल वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट हुआ वो 2% था इंडिया के लिए। तो 1950 एंड 51 में हमारा 1.8% का वर्ल्ड ट्रेड में इंपोर्ट था, जो इंडिया का शेयर था 1.8% का, और जितना भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ उसमें इंडिया का शेयर था 2%। फिर आगे जब हम 2006 में आए, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड हैज गॉन अप फ्रॉम 1.4% इन 2004 टू 1.5% इन 2006। अब यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसकी मैं बात करता हूं। तो अगर मैं 1950-51 का डेटा देखूं तो 1.8% का इंपोर्ट है और 2% हमारा एक्सपोर्ट है। अगर इसको मैं एवरेज निकालूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है क्या कहते हैं 1.9 या 1.8 के अराउंड, 1.7 के अराउंड जाएगा। तो अगर 1950-51 में अगर मैं टोटल वर्ल्ड ट्रेड का परसेंटेज निकालूं तो 2 + 1 3 और 0.8 यानी कि 3.8% हमारा इंडिया का टोटल शेयर था 1950-51 में। अब यहां पे ये 2004 में आके आपका हो जा रहा है 1% का, 1.4% का। तो 1950-51 में जहां आप 3.8% का टोटल वर्ल्ड ट्रेड में आपका शेयर था, वो आपका 2004 में डिक्रीज हो गया 1.4% का। तो इसी वजह से कहा गया कि शेयर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इन वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन डिक्लाइनिंग। बट अनदर जो आगे हुआ 2006 में ये इंक्रीज हो गया 1.4 से, जो 2004 में था वो इंक्रीज हो गया 1.5% इन 2006। फिर आगे इसमें बताया 2014 में क्या हुआ, इंडिया स्टूड 90th among the leading exporters in the world trade with merchandise exports worth $3.42 trillion।
तो इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इन एक्सपोर्ट, तो वो 19वें नंबर पे है 2014 के आंकड़ों के अनुसार, और उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 3.42 ट्रिलियन डॉलर का। तो ये एक डेटा है कि हमारा इंडिया का कितना शेयर है टोटल वर्ल्ड ट्रेड में। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। अब ओशनिक ट्रेड जो है, इसमें जितना भी इंडिया का ट्रेड है वो पूरा ओशन के थ्रू होता है, कि जो हमारे शिप्स हैं वो हमारे जितना भी फॉरेन ट्रेड है वो उन्हीं के द्वारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो ये मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, ये आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे इसमें बता रखा है मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड इज बाय सी, इंडिया हैज वेरी रिलेटेड ट्रेड रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, नेबरिंग कंट्रीज है लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। 68% ऑफ इंडिया ट्रेड इज ओशनिक ट्रेड, यानी कि जितना भी इंडिया ट्रेड कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, और इंडिया का जो है वो 68% उसका ट्रांसपोर्टेशन ओशन के थ्रू हो रहा है, शिप्स के थ्रू हो रहा है। आगे बता रखा है फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स। These ports are therefore overcrowded. The development of Kandla, Cochin and Visakhapatnam ports have lessened the burden on former ports. तो यानी कि ये जो हमारी मुंबई की पोर्ट है, कोलकाता की पोर्ट है और जो चेन्नई की पोर्ट है, इन सब पे हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड है वो इन्हीं के थ्रू होता है, फॉरेन ट्रेड। और इनके क्राउड पे कम करने के लिए हमने कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम, ये जो तीनों है हमारी साउथ की पोर्ट्स हैं, आंध्रा और क्या कहते हैं हमारा जो उधर का उड़ीसा का जो एरिया है विशाखापट्टनम, केरला के पास, नहीं केरला की इधर है आपका जो है उस साइड का, ये तीनों पोर्ट्स हमने डेवलप कर दिया। तो इनका डेवलपमेंट से जो है ये जो 3 पोर्ट्स हैं इन पे बर्डन कम पड़ रहा है। आगे इसमें है, अब हम वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड की बात करते हैं कि हमारा कितना वॉल्यूम है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1990-91 से लेके वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। यानी कि जो वॉल्यूम की हम अभी बात कर रहे हैं, कि वॉल्यूम का मतलब है कि आप कितने मॉनेटरी टर्म्स में ट्रेड कर रहे हैं, कि आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो इसमें जो फीचर्स है तीसरा जो है इसमें कि इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। India now exports and imports goods which are several times more in value and volume। अब 2 चीजें यहाँ पे, एक वैल्यू का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, कि क्या वो हमें चीपली अवेलेबल है या कॉस्टली है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो कॉस्टली होता है, ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और वॉल्यूम का मतलब है कि कितना हमारा ट्रेड है, कितना हमारा क्वांटिटी है, वो वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट गुड्स व्हिच आर सेवरल टाइम्स मोर इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। तो यानी कि हम मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज क्वांटिटी, यानी कि आप जो ट्रेड की मनी है उसमें भी आप ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एज वेल एज आप क्वांटिटी को भी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों चीजें आपकी इंक्रीज पर है, आपका वैल्यू भी यानी कि आपकी मॉनेटरी टर्म्स, और दूसरा आपका वॉल्यूम यानी कि आपकी ट्रेड की क्वांटिटी क्या है, वो दोनों इंक्रीज पे है। तो यहाँ पे हमें डेटा दे रखा है कि 1990-91 में टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज 751 करोड़, ये करोड़ होना चाहिए यहाँ पे, ये मिस्टेक है टाइपिंग की। और उसके बाद जो हमारा 2008-9 में ये इंक्रीज हो गया 22,15,191 करोड़। तो हमारा जो वॉल्यूम है और वैल्यू दोनों हमारा इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमें ये डेटा से पता जो है चल रहा है। और ये जो 22,15,191 करोड़ का हमारा टोटल ट्रेड है 2008-9 का, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 8,40,755 करोड़ थी और हमारे इंपोर्ट्स थे 13,74,436 करोड़। तो जो एक हमारा जो इंडिया का एग्जाम्पल रहा है उसमें हम क्या देखेंगे, जब हम अभी आगे स्लाइड्स में भी देखेंगे कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किए। उसका रीजन ये है
कि हम जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विसेज को जो अवेल कर रहे हैं, हम उतने अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक हमें सिंपल रूल पता है कि अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो वो उस कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो हमारा जो है सरप्लस में जाता है। और अगर किसी कंट्री का जस्ट इसके अपोजिट इंपोर्ट ज्यादा हो तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में जाता है। तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देखते हैं कि जो हम आगे भी देखेंगे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, वो थ्रू आउट दी 5 ईयर प्लान, 1-2 प्लान को छोड़ के बाकी प्लान पे वो डेफिसिट में रहे हैं। तो उसका रीजन, मेन रीजन यही है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है उसको नेगेटिव कर रहा है, उसको डेफिसिट में ले जा रहा है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट में क्यों रहा है। आगे हम लोग मूव करते हैं। अब कंपोजिशन की बात है। इससे पहले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसमें कोई डाउट आपका, जो वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन के अंदर क्या है कि जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि हमारी जो ट्रेड है उसमें कौन कौन सी कमोडिटीज इन्वॉल्व है। तो इंडिया का जो कंपोजिशन बात करते हैं, पहले हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट के अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज इन्वॉल्व है। तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, बता रखा है। सिंस इंडिपेंडेंस कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रेड ऑफ इंडिया हैज अंडरगोन अ चेंज। तो इसमें जो कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, तो हम पहले जिन चीजों का एक्सपोर्ट करते थे अब उन चीजों का हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि उन चीजों का एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अब हमने अपनी एक्सपोर्ट बास्केट में न्यू प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया है। तो कैसे कैसे चेंज हुआ ये हम लोग देखेंगे इस वाली स्लाइड के थ्रू। तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, leather, food grains, cashew nuts and mineral products and exported manufactured goods। तो आजादी से पहले हम लोग ज्यादातर आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल है, काजू नट्स है, टी है, ऑयल सीड्स है, इन सारी चीजों को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब उसके बाद चेंज क्या हुआ, आज के टाइम में हम क्या है कि बट नाउ इन इट्स एक्सपोर्ट इट आर इंक्लूडेड मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। अभी तक हम यहाँ पे ये पॉइंट हमें नोट करने वाला है कि हम इंडिपेंडेंस से पहले क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो हमारा मेन एक्सपोर्ट कंपोनेंट था वो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल थे। बट अब क्या हो रहा है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल चेंज होके अब हम किसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कंपोजिशन है ये हमें बता रहा है कि थ्रू द इयर्स हम अपने एक्सपोर्ट्स के जो कंपोजिशन है, जो उसकी कमोडिटीज उनमें इन्वॉल्व हैं, उसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं थ्रू आउट द इयर्स। तो अब हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें इंक्लूडेड है आपकी मशीन्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टी, जूट मैन्युफैक्चरर्स, काजू कर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच ऑक्यूपाई प्राइम प्लेस इन एक्सपोर्ट्स। तो अगर इन पॉइंट्स को आप एनालाइज करें तो जो हम पहले जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, काजू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स है, उनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो हमारा एक्सपोर्ट का कंपोजिशन है उसको हमने पूरा चेंज कर दिया है। अब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें मशीन है आपकी, रेडीमेड गारमेंट्स हैं,
जेम्स एंड ज्वेलरी है, जूट मैन्युफैक्चरर्स हैं, काजू नट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये कंपोजिशन बता रहा है कि हम ईयर टू ईयर कैसे अपने एक्सपोर्ट के जो हमारा है कंपोजिशन उसको चेंज करें। अब बात करते हैं हमारे इंपोर्ट में क्या चेंज आ रहा है। इंपोर्ट में क्या करें, इंडिपेंडेंस से हमारा जो है पहले सिंस इंडिपेंडेंस कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ट्रेड हैज आल्सो विटनेस्ड अ सी चेंज, यानी कि इसमें भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे जैसे कि हम इंडिपेंडेंस से पहले किन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे, कंजम्पशन गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंस से पहले हम इन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम किन चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं, इट हैज बीन इंपोर्टिंग मोस्टली पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन्स, केमिकल्स, केमिकल्स के अंदर आपके फर्टिलाइजर्स हैं, सोयल सीड्स हैं, उसके बाद है रॉ मटेरियल्स, स्टील, एडिबल ऑयल। तो आप देखें कि आजादी से पहले हम अलग चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे जिसमें हमारे मोस्टली कंजम्पशन गुड्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अब हमारे कौन से गुड्स इन्वॉल्व हैं, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, पेट्रोल हो गया एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, मशीन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, ऑयल सीड, रॉ मटेरियल्स, स्टील एंड एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। ये जो सारे हमारे मशीन्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये भी हमें एक चीज और बताते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। हम कहेंगे इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे मूव कर रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी एनहांस हो रही है। तो कंपोजिशन की ये बात थी कि एक्सपोर्ट के, अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट के कंपोजिशन में, तो एक्सपोर्ट के कंपोजिशन में हम लोग पहले इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर अपने जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज रॉ मटेरियल्स उनका एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट में हम लोग जो कंजम्पशन गुड को इंपोर्ट करते थे वो कर रहे थे प्रायर टू इंडिपेंडेंस, बट अब हम कर रहे हैं हमारे पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन, फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीजों का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात हुई। अब इसमें एक पॉइंट रहता है हमारा डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन का मतलब कि सिंपल, जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रीज जिसके साथ कोई एक कंट्री ट्रेड करती है, तो सिंपल बता रखा है, इट रेफर्स टू द कंट्रीज विद हुम अ कंट्री ट्रेड्स। अब यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है, हम स्टार्टिंग में दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे और आज के टाइम में हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कि जैसे कि हमारे पहले ट्रेडिंग पार्टनर्स हुआ करते थे, जो है हमारे रशिया हो गया, आपके आसपास के देश हो गए, इंग्लैंड वगैरह हो गए, यूरोप हो गए, आपका जो है इधर जापान वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा चेंज होता जा रहा है। अब हमारा यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है जो यूएई है, और हमारा चाइना है, और कुछ हद तक पाकिस्तान है, आपका यूएसए जो है इन्वॉल्व है। तो ये भी हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो मेन चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड आर इज अंडर। तो अब इसमें 1990 में क्या हो गया, इन इट्स एक्सपोर्ट जो है हमारा मैक्सिमम शेयर किसका था, 17%, 17.9% वाज दैट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जिसमें हमारे रोमानिया, ईस्ट जर्मनी एंड यूएसएसआर हमारा ये जो है 1991 में इसको जो है स्प्लिट कर दिया गया था। तो इसमें रसिया एक अलग कंट्री बना था और उसके कुछ छोटे छोटे कंट्री बने थे। 1991 से पहले आज के टाइम में हम जो रशिया देखते हैं वो उससे भी बड़ा था, यानी कि आज के टाइम पे जो रसिया है 1991 में हुए वो उससे भी बड़ा है। तो रशिया के साथ जो छोटे छोटे जो देश हैं अलग हैं, वो 1991 से पहले रसिया के ही पार्ट हुआ करते थे। तो यूएसएसआर इसको जो है, इसको जो रसिया के जितने भी कंट्रीज आज के टाइम में अलग अलग हैं वो पहले इसमें शामिल थे। तो 1990 में क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें मैक्सिमम जो शेयर था 17.9% का वाज दैट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इसमें रोमानिया, ईस्ट जर्मनी एंड यूएसएसआर इन्वॉल्व थे।
और इंपोर्ट में क्या था, मैक्सिमम शेयर का हमारा 16.95% का ओपेक, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज थी, जिसमें हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत यानी कि जो खाड़ी देश हैं वो शामिल थे इंपोर्ट में। तो हम ऑयल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे 1990 में। अब आगे क्या हुआ, 2008-9 में हमारा जो शेयर हुआ वो चेंज हुआ और हमने जो है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट में हमारा चेंज हो गया और ये शिफ्ट हो गया यूरोपियन यूनियन, जिसमें हमारे 27 जो है कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपकी जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका जो है क्या कहते हैं लंदन है, ये सारी चीजें हैं और भी जो है स्पेन वगैरह है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हम लोग चेंज देख रहे हैं, अगर प्रीवियस स्लाइड में मैं दोबारा एक बार जाऊं तो इसमें 1990 में हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो हमारा शेयर था वो ईस्टर्न यूरोप था, जिसमें एक्सपोर्ट के मामले में जिसमें रोमानिया, ईस्ट जर्मनी एंड यूएसएसआर इन्वॉल्व थे, और इंपोर्ट के मामले में हमारा जो है शेयर था ओपेक कंट्री से, ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, तो जिसमें हमारी ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत यानी कि जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उनके साथ हमारा इंपोर्ट था। लेकिन 2008-9 में हम जैसे ही आते हैं तो हमारा इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और हम ज्यादातर हमारा ट्रेड चल रहा है यूरोपियन यूनियन से। और आज के टाइम पे हम क्या है, करंट ईयर्स में हम किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, चाइना है एंड यूएसए हैव ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो अभी जो ये चाइना हमारे फॉरेन ट्रेड में आया है, ये पिछले 5 से 10 सालों में ही आया है, कि 2012 या 2013-14 के बाद के हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना का जो हमारा ट्रेड बढ़ा वो 2012, 13, 14 के बाद ही बढ़ा है। और सबसे बड़ा फैक्टर था जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसकी वजह से हमारा चाइना जो है, चाइना का जो रोल रहा है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में वो इंक्रीज हो रहा है। तो और यूएसए का हमारा जो शेयर क्यों बढ़ा है, हम यूएसए में अगर देखें तो एक्सपोर्ट के मामले में हमारा शेयर बढ़ा, यानी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। कंसल्टेंसी का जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आईटी सर्विसेज है, क्योंकि हमें पता है कि जो जितने भी यूएसए में साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर से काम कर रहे हैं, वो मोस्टली जो है क्या कहते हैं 30 to 35% इंडिया से गए हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, विप्रो हो गई आपकी, तो ये इनका जो ऑपरेशन है वो इंडिया से बाहर है। यूएसए में भी इनका जो है एक हैवी ऑफिस है आप कह सकते हैं, और जो इनका एक बैकग्राउंड पूरा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। तो इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट के मामले में इन कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसकी वजह से यूएसए भी एक मेजर रोल ऑक्यूपाई कर रहा है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन में। तो आज के टाइम में हम यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, चाइना एंड यूएसए, इन 3 कंट्रीज का हमारी फॉरेन ट्रेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल आ चुका है। उसके बाद है माउंटिंग डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। कंटिन्यू करें हम लोग या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हेलो, सर आपकी मर्जी है, करवा दो पूरा ही फिर। हेलो, कंटिन्यू करें हम लोग या आज यहीं पर रोक दें? ये लास्ट टॉपिक सर आप और भी है। हाँ, इसके बाद आई गेस 2 स्लाइड और रहती है बस, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ, ये बस 1 स्लाइड और रहेगी इसके बाद। कंटिन्यू ही करा दो सर। ठीक है, हाँ कंप्लीट ही करा दो फिर। ठीक है। तो
हम लोग माउंटिंग डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लेते हैं। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डेफिसिट रहा है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा जो है ट्रेड ज्यादातर नेगेटिव में रहा है, लेकिन 2-3 जो ईयर्स को छोड़ के वो बाकी सब ईयर्स में नेगेटिव रहा है। तो 1950 में 1950-51 से लेके इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज बीन कंटिन्यूअसली एडवर्स एक्सेप्ट फॉर 2 ईयर्स, और वो 2 ईयर्स कौन कौन से हैं? 1972-73 एंड 1976-77। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में रहा है, लेकिन सिर्फ 2 ईयर्स को छोड़ के 1972-73 और 1976-77 को छोड़ के बाकी जितने भी ईयर रहे हैं उसमें हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में रहा है। 1950-51 में ये डेटा दे रखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज एडवर्स टू द ट्यून ऑफ ₹2 करोड़ ओनली, एंड बाय 1991 इट रोज टू 16,933 करोड़। तो 2 करोड़ का जो हमारा 1950-51 में हमारा डेफिसिट था बैलेंस ऑफ ट्रेड का, वो 1990-91 में 16,933 करोड़ का हो गया। 2008-9 में वो हो गया 5,33,680 करोड़। 2015-16 में हो गया वो 6,42,526 करोड़। और जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का 2018-19 का, उसमें हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला गया 12,86,948 करोड़। तो ये जो डेफिसिट हम देख रहे हैं, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में जा रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट में जाना सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट में होना, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो अब इसके लिए रीजन क्या है कि ये हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना डेफिसिट में देख रहे हैं, उसके लिए रीजन क्या है? तो इसमें फास्ट राइज इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड स्लो राइज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर द ट्रेमेंडस राइज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। तो स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो डेफिसिट में जा रहा है। अब ट्रेंड्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडिया का क्या ट्रेंड है? तो ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मार्क द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल होता है कि हम अपनी एक इकोनॉमी जो हमारे वो उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, या हम के दूसरे शब्दों में कि हम एक देश से दूसरे जो एक कंट्री है उसको सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, पॉलिटिकल हमारी जो थॉट्स है उनका एक्सचेंज कर रहे हैं, पीपल का जो है फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो सारे चीजें हो रही हैं ये सब ग्लोबलाइजेशन है। तो ट्रेंड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम अपनी चीजों का जो दायरा है वो बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो करते हैं, सिंपल वही है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का यह मतलब है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मार्क द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, India's foreign trade is no longer confined to a few countries। तो यानी कि जैसा कि हम 1991 से पहले देखते थे कि 2-4 देशों के साथ ही हमारा जो ट्रेड हुआ कर रहा था, ऐसा अब नहीं रहा। अब हम वर्ल्ड में कई कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटली इंडिया एक्सपोर्ट्स 7500 आइटम्स टू अबाउट 190 कंट्री। तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब कंट्रीज हैं, और उसमें से हम लोग 190 देशों के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन बता रहा है, और ये जो सेकंड पॉइंट है कि इंडिया फॉरेन ट्रेड इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अ फ्यू गुड्स और अ फ्यू कंट्रीज, वो हमें यहां से पता लग रहा है। एंड इन इट्स इंपोर्ट किटी देयर आर 6000 आइटम्स फ्रॉम 140 कंट्रीज, यानी कि हम एक्सपोर्ट तो करें 190 कंट्रीज का एंड इंपोर्ट करें हम 140 कंट्रीज से। तो लगभग दुनिया के जितने भी देश हैं
उनसे हम अपना जो ट्रेड रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इट अनवील द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो जो चेंजिंग पैटर्न हम देख रहे हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का हम चेंज देख रहे थे, उसको अनवील कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है चेंजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या हम देख रहे हैं कि 1991 में क्या हो रहा था, 1991 से पहले की जैसा कि हमने देखा था कि हम अपने पब्लिक सेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्टर शायद बोल गया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था 1991 से पहले, उसको हमने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा था। जो हम रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसके थ्रू हमने अपने पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा था। लेकिन 1991 के बाद पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो गई। तो यहाँ पे बता रखा है सिंस 1991 द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज अंडरगोन अ चेंज। प्रायर टू इट का मतलब है 1991 से पहले स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड used to play significant role in India's foreign trade. As a result of implementation of the policy of LPG, the importance of all these public sector enterprises has diminished. तो जितने भी ये एंटरप्राइजेस हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है आपका, एमएमटीसी है, एचएमटी है, सेल है आपका, एचएमटी है, भेल है, या और भी जितने भी पब्लिक सेक्टर की हमारी एंटरप्राइजेस हैं, 1991 से पहले वो एक मेजर रोल प्ले करती थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद उनका रोल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, या कहें कि उनका रोल एकदम ना के बराबर हो चुका है, हैज डिमिनिश्ड। तो यह पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल की बात थी। और उसके बाद यहाँ पे है एक्सपोर्ट प्रमोशन के छोटा सा फिगर है कि हमारा 2004 से लेकर 2009 तक के क्या हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो है हमारा परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट टारगेट। तो जो हमारी ये है पिंक लाइन, ये हमें टारगेट बता रही है, और जो ब्लू है यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस बता रही है। तो ये अगर आप देखें तो आपकी जो टारगेट लाइन है वो ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक चलिए, उसके बाद ये इंक्रीज हो रही है। और हमारा ये जो डेटा है आईए से 2006-07 तक की था, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर थी 2006-07 तक। लेकिन उसके बाद ये लाइन इधर आनी चाहिए नीचे, तो ये हमारा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो उतना बेटर नहीं रहा 2004